राधा अपनी माँ सुनीता की सौतेली बेटी थी, इसलिए सुनीता हमेशा ये चाहती थी कि वो अपनी सौतेली बेटी से पीछा छुड़ा सके और इसलिए वो अपने पति से झूठ बोलकर राधा की शादी पीयूष नाम के एक गरीब लड़के से करवा देती है। शादी के बाद राधा जब अपने ससुराल में जाती है तो वो अपने ससुराल की गरीबी और आर्थिक स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी सौतेली माँ ने उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कैसे गरीब घर में उसकी शादी करवा दी। हे भगवान, आखिर तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले तूने मुझसे मेरी माँ छीन ली और अब मैं इतने गरीब ससुराल में कैसे रहूंगी। यहाँ तो घर के नाम पर एक कमरा है और एक कमरे में ही छोटी सी रसोई है। राधा की शादी बेहद ही गरीब घर में होती है। राधा ने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया होता और आज उसकी पहली रसोई भी होती है। बहू, मैं जानती हूँ कि हम तुमसे भी ज्यादा गरीब हैं और तेरे पापा ने तुझे बड़े ही नाजों से पाला है, इसीलिए तुझे खाना बनाना भी नहीं आता और आज मैंने खुद खाना बनाया है। तू एक काम कर, बस खाना अपने हाथों से लगा दे। अब राधा की सास अर्चना उसे अपने साथ ले जाती है। अपनी सास का इतना प्यार देखकर राधा अपनी सारी गरीबी भूल जाती है और फैसला कर लेती है कि वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रहेगी। अब समय यूं ही बीतता जाता है और राधा की जिंदगी में भी खुशियों की दस्तक होती है। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तूने आज मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। अच्छा बहू, तूने इस बारे में पीयूष से बात की? माँ, पहले पीयूष जी को घर तो आने दो, तभी तो मैं उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दे पाऊंगी। अरे हाँ बहू, पीयूष भी तो बाहर है ना। लेकिन बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ और आज तेरे लिए इस गरीब की रसोई में क्या बनाऊं। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं बनाने के लिए। इतना बोलकर अर्चना चीनी के डब्बे में से थोड़ी सी चीनी निकालकर राधा को खिला देती है और इस तरह से दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह मीठा करवाती हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और बहुत जल्द राधा एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो लोग चिराग रखती हैं। इससे हमारे घर का वंश आगे बढ़ेगा, इसीलिए अब से इसका नाम चिराग होगा। क्यों माँ, अच्छा है ना नाम? हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छा नाम है। भले ही राधा का ससुराल गरीब था पर फिर भी राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी और बहुत जल्द राधा अपनी छोटी सी रसोई में अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाना भी सीख जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते चिराग 12 साल का हो जाता है और एक दिन स्कूल से आकर चिराग अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भी मैगी खानी है। मैगी? ये क्या होता है बहू, और ये किस चीज की बात कर रहा है? माँ, मैंने भी अपने सौतेले भाइयों को मैगी खाते हुए देखा है, पर मैंने खुद भी कभी मैगी नहीं खाई और ना ही मुझे मैगी बनानी आती है। भले ही मेरी माँ मुझसे घर का सारा काम कराती थी, पर उन्होंने मुझे कभी रसोई में नहीं जाने दिया। उन्हें लगता था कि मैं रसोई से सारी चीजें खा लूंगी। क्या माँ फिर से दादी से बात करने लगी? मेरे तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। इस तरह से चिराग नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब पीयूष घर आता है तो अर्चना सारी बात पीयूष को बताती है। कोई बात नहीं राधा, और माँ भी चिराग नाराज है तो क्या हुआ, मैं कल शाम को आते हुए उसके लिए मैगी ले आऊंगा और दुकानदार से पूछ लूंगा कि ये मैगी बनती कैसे है। ये तो सही रहेगा, कल शाम को चिराग को खाने की जगह में मैगी ही मिलेगी और हमारा चिराग बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अच्छा बेटा, तुम एक काम करना, मसालों का भी पूछ ही लेना मैगी में कौन कौन से मसाले पड़ते हैं, क्योंकि हमारी रसोई तो बहुत छोटी है और हमारे घर में तो सिर्फ जरूरत वाली सामान है। हाँ हाँ माँ, आपके पोते के लिए कल जब मैगी लेकर आऊंगा तो सब कुछ अच्छे से पूछ लूंगा। अब कोई मुझे खाने को दे दो, सुबह से बहुत भूखा हूँ। अब राधा पीयूष को प्याज रोटी और नमक तेल देती है जिसे खाकर पीयूष आराम से सो जाता है। अगली शाम को जब पीयूष मैगी लेकर घर आ रहा होता है तब इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद राधा की गरीबी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब उनके पास 2 समय का खाना भी नहीं होता और उसी में चिराग आए दिन अपनी माँ से कुछ न कुछ बनाने को कहता।
दादी माँ से कहो ना कि आज वो मेरे लिए पोहे बनाए। मैंने पहले मैगी बनाने को बोला था पर किसी ने मुझे मैगी नहीं खिलाई। अब कम से कम पोहे तो खिलाई सकती है ना। मेरे स्कूल में सारे दोस्त कभी सैंडविच लेकर आते हैं, कभी मैगी तो कभी पोहे। बस मैं ही हमेशा रोटी प्याज लेकर जाता हूँ। हाँ चिराग बेटा, मैं राधा से बोलूंगी कि वो तेरे लिए सैंडविच, पोहा, मैगी, पास्ता सब बनाए। और अभी तू जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल ले। ठीक है दादी। अर्चना के समझाने पर चिराग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद राधा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को कुछ ढंग का खिला भी नहीं सकती। मैंने तो खाना बनाना भी यहाँ आकर सीखा है। पता नहीं वो क्या क्या मुझे बनाने को कहता है। एक गरीब बहू की रसोई में ये सब कुछ नहीं है जो वो अपने बच्चे को खिला सकेगी। राधा रो ही रही होती है और ये सारी बातें चिराग सुन लेता है, जिसके बाद वो तरह तरह के पकवान मांगना बंद कर देता है और एक दिन अपने दोस्त के साथ घर आता है। क्योंकि चिराग का दोस्त गरीब नहीं था, इसलिए उसके पास फोन भी था और वो चिराग के घर फोन लेकर आता है। जिसके बाद चिराग अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, रोहित की माँ फोन से देखकर कभी पोहे तो कभी पास्ता बनाती है। इस तरह से चिराग अपनी माँ को YouTube चलाना सिखाता है और इस तरह से अब रोहित रोज फोन लेकर चिराग के घर आता और राधा YouTube से तरह तरह के पकवान बनाना सीखती और चिराग को खिलाती है। पर समय के साथ राधा की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने लगती है। माँ, मैंने जितने भी पैसे बचाए थे वो सब खत्म हो चुके। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलेगा। बहू, ये मेरी शादी के कुछ गहने हैं। सोचा था तुझे दूंगी, लेकिन इन्हें बेचकर अब हमें खुद का व्यापार शुरू करना पड़ेगा। बहू तो YouTube देखकर ना काफी अच्छा खाना बनाना सीख गई है। क्यों ना बहू अब हम खुद का एक छोटा सा ठेला खोलें। राधा को अपनी सास का आइडिया बहुत पसंद आता है और दोनों सास बहू अपने गहने बेचकर एक छोटा सा ठेला लेते हैं, जिसका नाम राधा गरीब की रसोई रखती है। राधा की इस गरीब की रसोई के ठेले में पास्ता, मैगी, बर्गर, सैंडविच और भी कई तरह के पकवान होते हैं। जब राधा अपनी छोटी सी गरीब रसोई का ठेला बाजार में लगाती है तो उसकी काफी अच्छी कमाई होती है। माँ, आज मैंने अपने ठेले पर जितने भी पकवान रखे थे वो सारे के सारे बिक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी खुद की कमाई है। माँ, मैं हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रही, पर आज मैं अपने बच्चे की वजह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। तू सही बोल रही है बहू। हमारा चिराग हमारे लिए बहुत लकी है। अब हमें पीछा नहीं हटना चाहिए। अब हमें हमारी गरीब की रसोई को खूब आगे बढ़ाना है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं और मैंने अपनी इस छोटी सी रसोई को बड़ा करने की एक तरकीब भी सोच ली है। अब जो भी मैं पैसे कमाऊंगी उनसे एक सस्ता सा फोन खरीद लूंगी और उस फोन की मदद से मैं और भी तरह के पकवान बनाना सीखूंगी और उन सारी रेसिपीज को अपनी गरीब की रसोई में ऐड कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत जल्द ही अपना खुद का ढाबा खोल सकते हैं और उस ढाबे में सारे पकवान इतने कम दाम में रखेंगे कि हम जैसे गरीब लोग भी खा सकें। हाँ माँ, अब बस हमारा व्यापार अच्छे से चल पड़े। अब इस तरह से देखते ही देखते राधा की रसोई फेमस हो जाती है और बहुत जल्द राधा अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा खोलती है और उसका नाम भी वो गरीब की रसोई रखती है। प्रिया एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसे अपनी सुंदरता और गोरेपन का बहुत गुमान था। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने घर जाती है, जहाँ उसकी माँ सुमन उसके लिए कुछ लड़कों के फोटो देख रही होती है। प्रिया को देख सुमन प्रिया से कहती है, आ गई तू प्रिया बेटी? अच्छा हुआ जो आज तू जल्दी आ गई। देख, तेरे लिए कितने सारे लड़कों का रिश्ता है, पसंद कर ले। क्या माँ, आप देख लो, आप कर लो पसंद। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। बस याद रखना कि लड़का काला ना हो, क्योंकि मुझे काला पति नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला जीवन साथी मेरी तरह गोरा और स्मार्ट हो। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और सुमन प्रिया के लिए मयंक को हाँ कर देती है। बहुत जल्द मयंक अपनी माँ के साथ प्रिया को देखने आता है और जब प्रिया मयंक का काला रंग देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और मयंक के जाते ही प्रिया अपनी माँ के ऊपर चिल्लाती हुई उनसे बोलती है, माँ, मैंने आपसे कहा था कि मुझे काला पति नहीं चाहिए, फिर आपने मेरा रिश्ता उस कलुए के साथ क्यों किया? प्रिया बेटा, रंग में कुछ नहीं रखा। तेरे पिता भी तो काले थे। हमें हमेशा इंसान का दिल देखना चाहिए
और मयंक तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो एक बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। माँ, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो गोरा और सुंदर हो, इसलिए आप उसे मना कर दो क्योंकि मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। इस तरह से प्रिया गुस्से में अपने घर से चली जाती है। रात को जब प्रिया घर आती है तो सुमन प्रिया से कहती है, प्रिया बेटा, मैं जानती हूँ तुझे काले लोग नहीं पसंद, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर लड़की का सपना होता है कि उसका जीवन साथी वैसा हो जैसा वो चाहती है, पर बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ और मैंने मयंक का टेस्ट लिया है, वो तेरे लिए बिल्कुल सही लड़का है, तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी बेटी। माँ, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिसमें मुझे मेरा जीवन साथी काला मिले। बेटा, मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, अगर अब तूने रिश्ते के लिए मना किया तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ मर जाए तो तू उस लड़के से शादी मत करना, और अगर तू मुझसे जरा भी प्यार करती है तो तुझे मेरी कसम है तू उस लड़के से शादी करेगी। इस तरह से अब ना चाहते हुए भी प्रिया मयंक से शादी कर लेती है। और शादी वाले दिन जब मयंक प्रिया के पास आता है तो प्रिया उससे दूर होकर उसे बोलती है, देखो, ना तो मैं इस रिश्ते को मानती हूँ और ना ही इस शादी को। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए की है। पर क्यों? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझसे बात करती, मैं खुद शादी के लिए मना कर देता, फिर तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बंधना पड़ता। देखो, अब जो होना था वो हो गया, इसीलिए अब इस टॉपिक पर बात करने का कोई मतलब नहीं। इस तरह से प्रिया मयंक को बिना गलती की सजा दे देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब प्रिया की सभी दोस्त को मयंक के बारे में पता चलता है तो उसकी सारी दोस्त उससे मिलने के लिए उसके ससुराल जाती है। अरे प्रिया, तुम तो बोल रही थी कि तुम मर जाओगी पर काले लड़के से शादी नहीं करोगी, पर ये तो काला निकला। पूजा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मयंक काला नहीं है, वो बस उनको कोई स्किन एलर्जी हो गई है, इस वजह से वो काले नजर आ रहे हैं। क्या प्रिया यार, अब तक झूठ बोल रही हो, कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि तुम कभी भी काला पति नहीं चाहती थी, पर वो कहते हैं ना, भगवान जिसकी किस्मत काली स्याही से लिख दे, भला उसका फ्यूचर सफेद कैसे हो सकता है। पूजा की ऐसी बातें सुनकर प्रिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और प्रिया बहाने बनाकर पूजा को भेज देती है। पूजा के जाने के बाद जब रात को मयंक घर आता है तो उसका काला रंग देखकर उस पूजा की बात याद आ जाती है और वो एक बार फिर मयंक के ऊपर भड़कती हुई उससे बोलती है, तुम जैसे काले इंसान से शादी करके मेरी जिंदगी भी अंधेरे जैसी काली हो चुकी है। प्रिया, मैंने तुमसे पहले भी बोला है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर तुम्हें मेरे रंग का मजाक बनाने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? और वैसे भी जैसे तुम्हें अपने रंग से प्यार है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने काले रंग से प्यार है। भगवान ने शक्ल सूरत तो दी नहीं और अपने काले रंग पर इतना गुमान। मिस्टर कालोपति परमेश्वर, काले रंग पर इतना गुमान अच्छी बात नहीं होती। प्रिया अपने ही पति के रंग का मजाक बना रही होती है कि तभी उसकी सारी बातें उसकी सास कल्पना सुन लेती है और प्रिया के कमरे में जाकर प्रिया से कहती है, बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के रंग का मजाक बनाने का? मैं तुझे इस घर में लक्ष्मी अन्नपूर्णा समझती रही और तू मेरे बेटे के रंग के लिए उसको टॉर्चर करती रही। और बेटा मयंक, तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? माँ, आपको गलत फहमी हो रही है, यह पति पत्नी के बीच की बात है। आज प्रिया ने मुझसे कहा था कि मैं घर जल्दी आ जाऊं और उसे बाहर ले जाऊं, पर मैं हमेशा की तरह आज भी घर लेट आया, बस इसलिए प्रिया मुझसे नाराज हो गई है और अब ऐसी बचकानी हरकतें कर रही है। बहू, तेरा हक है अपने पति से लड़ने का, उससे नाराज होने का, लेकिन मेरे बेटे का रंग का मजाक बनाने का हक तुझे भगवान ने नहीं दिया। और इसीलिए अगर तूने अब कभी मेरे बेटे का रंग का मजाक बनाया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरे घर की बहू है। इस तरह से मयंक प्रिया को अपनी माँ की डांट से बचा लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हर बार प्रिया कोई न कोई गलती करती और मयंक उसे बचा लिया करता। ये सब देखकर अब प्रिया को भी धीरे धीरे मयंक से प्यार होने लगता है। पर एक दिन जब पूजा मयंक और प्रिया को एक साथ रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखती है तो वो प्रिया और उसके पति का रंग का मजाक बनाते हुए
उनसे बोलती है। प्रिया, तू तो कह रही थी कि तेरे पति को कोई स्किन प्रॉब्लम है, इसलिए वो काले नजर आ रहे हैं, पर तेरे पति को देखकर तो लगता है कि इनका रंग ही काला है। और तुझे इसके साथ ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखकर तो अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो लड़की शादी से पहले ये बोला करती थी कि उसे काला पति नहीं चाहिए, आज वो अपने उसी काले पति की दीवानी है। सही कहा तूने, मेरा पति काला है और भगवान ने मुझे काला पति दिया ताकि मेरी जिंदगी खुशियों से भर सके। तुम्हारा पति तो गोरा है ना, पर क्या फायदा हुआ जब तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो? देखो मुझे, मैं अपने पति के साथ कितनी खुश हूँ। और एक बात, दूसरों के घर में आग लगाने से पहले अपने घर को देखो और अपने घर की आग बुझाओ। शायद तुम अपने घर की आग बुझा लोगी तो तुम्हारे पति तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। प्रिया की बातें सुनकर पूजा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर ये सब कुछ मयंक को देखकर बहुत अच्छा लगता है और प्रिया मयंक से कहती है। मयंक जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से पूजा सबके सामने आपका मजाक बना रही थी, पर मुझे समझ आ चुका है मेरे लिए आप ही सही है और सही मायने में मेरे जीवन साथी आप ही है। मैं काला पति इसीलिए नहीं चाहती थी क्योंकि आपके आने से पहले मैं एक लड़की से प्यार करती थी, वो भी काला था और उसने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया। बस उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि काले रंग के लोग अपने रंग की तरह दिल के भी काले होते हैं। पर आपसे मिलने के बाद आपका प्यार देखकर मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। इस तरह से प्रिया मयंक को अपने पति के रूप में अपना लेती है और वो लोग अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। माँ लक्ष्मी की जादुई सोने की मूर्ति। एक जोगपुर नाम का गांव था जहां पर दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम शरद और दूसरे का नाम कमल था। शरद एक साधारण श्रेणी के परिवार से था, वहीं कमल एक गरीब परिवार से था। एक दिन कमल और शरद दोनों बातें करते हुए खेतों की ओर निकल गए। कमल, मेरे घर पर मेरी शादी का प्रस्ताव आया है। लड़की बहुत अच्छी है, जल्दी से मैं विवाहित हो जाऊंगा, सुखी जीवन बिताऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। तू एक काम करना, शादी के बाद भाभी जी को माता रानी के दर्शन ले जाना, तेरा पूरा जीवन खुश में रहेगा। इतना सुनकर शरद को गुस्सा आ जाता है और वो कमल पर भड़क जाता है। कमल, तू ये पूजा पाठ की बातें अपने तक सीमित रखा कर। मुझको ये सब बताने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं इन सब पर और ये भगवान पर विश्वास करता हूँ और ना ही अपनी धर्म पत्नी को करने दूंगा। कमल शांत रहता है और दोनों आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाकर उनको खेतों में कुछ रोशनी दिखाई देती है। दोनों उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर दो सोने के सिक्के हैं जिस पर माँ लक्ष्मी का चित्र बना था। दोनों आपस में एक एक सिक्का बांट लेते हैं। कमल, मैं इस सिक्के को बेचकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, जिससे मैं अपनी धर्म पत्नी को और खुश रख सकूं और बहुत खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। मुझको तो ये माँ लक्ष्मी की कृपा से मिला है और इस पर तो माँ लक्ष्मी का चित्र भी विराजमान है और इस चमकते हुए सिक्के को पाकर मुझको ऐसा लग रहा है मानो माँ लक्ष्मी की कृपा मुझ पर हो गई है। मैं इस सिक्के की पूजा करूंगा और हमेशा अपने पास रखूंगा। तू और तेरी माँ लक्ष्मी, तू हमेशा पागल ही रहेगा, दिमाग का कभी इस्तेमाल मत करियो। ऐसा कहकर शरद वहां से चला जाता है और कमल जय माँ लक्ष्मी बोलकर अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ दिनों बाद कमल और शरद की मुलाकात कमल की दुकान पर होती है। कमल, तू अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है, तू उस सिक्के को बेचकर कुछ नया काम क्यों नहीं शुरू करता? तू क्यों ऐसी जिंदगी बिता रहा है? तेरे पास सोने का सिक्का है, उसको बेच दे। मैं यही ठीक हूँ। माँ लक्ष्मी सब ठीक करेंगी। मैंने उस सिक्के की पूजा शुरू कर दी है। आज मैं पूरे परिवार के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करूंगा। तू हमेशा पागल का पागल ही रहेगा और जीवन में कभी सफल नहीं होगा। मुझको देख, मैंने उस सिक्के को बेचकर नया काम शुरू किया है और अब मैं अच्छे से ठाट बाट से रहता हूँ। ऐसा कहकर शरद वहां से चला जाता है और कमल अपनी श्रद्धा पर पूर्ण विश्वास से भक्ति करता है। दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था और माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सामग्री का सामान लेने के लिए पैसों को जोड़ने लगा। माँ, परसों दिवाली है, तुम घर की सफाई कर देना अच्छे से। मैं घर सजाने के लिए दीपक लाता हूँ और माँ लक्ष्मी के लिए मिष्ठान और पूजा सामग्री लेकर आता हूँ। इस बार हम माँ लक्ष्मी की कृपा से मिले सोने के सिक्के की पूजा करेंगे। अब बेटा, मगर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। हम पूजा कहाँ से करेंगे? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे?
मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब व्यवस्था कर दी है मैंने। तुम बस माँ लक्ष्मी पर छोड़ दो। अब जैसी सेवा माँ लक्ष्मी चाहेंगी वैसी ही होगी। ऐसा कहकर कमल सामान लेने चला जाता है। दिवाली का दिन था। कमल और उसकी माँ दोनों माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तभी कमल की सच्ची भक्ति और भावना देखकर स्वयं माँ लक्ष्मी उस सिक्के से वहां प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा कमल, तूने मेरे द्वारा दिए गए इस सिक्के को बहुत संभाल कर रखा है और उसकी पूजा करी है। मैं तुम्हारी इस श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या मांगना चाहते हो? हे माँ लक्ष्मी, मेरा आपके दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। मैं तुम्हारे इस सत्यनिष्ठ, शांत मन और तुम्हारी अच्छाइयों को देखते हुए इस सोने के सिक्के को मेरे रूप में परिवर्तित करके एक जादुई सोने की मूर्ति में परिवर्तित करती हूँ। तुम इस जादुई सोने की मूर्ति की पूजा करना और जब भी तुम्हारे पास कोई दुखी व्यक्ति आए तो तुम उसकी मदद करना, और जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस सोने की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर मेरा आह्वान करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कमल माँ लक्ष्मी की इतनी बड़ी मूर्ति देखकर और माँ लक्ष्मी की पूजा में लग जाता है, परंतु जादुई मूर्ति होते हुए भी वो उस मूर्ति से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और स्वयं को माता की सेवा में विलीन कर लेता है। कुछ दिनों बाद कमल के दोस्त शरद को इन सब बातों का पता चलता है। शरद ये सब देखकर मन ही मन कमल से जलने लगा। एक दिन शरद कमल के पास गया। अरे कमल, तू तो बहुत मशहूर हो गया है। पूरे गांव में तेरे नाम का डंका बजने लगा है और मैंने सुना है तेरा सोने का सिक्का सोने की मूर्ति बन गया है। हाँ दोस्त, तुमने सही सुना है। माँ लक्ष्मी ने मेरी पूजा से खुश होकर मुझको दर्शन भी दिए हैं और जो सोने का सिक्का हमको मिला था वो माँ लक्ष्मी की मूर्ति बन गया है। मगर तेरे पास तो सोने की जादुई मूर्ति है और तू रहता है अभी भी वैसे गरीब का गरीब। अरे उस मूर्ति का इस्तेमाल कर भाई, क्या समाज सेवा में लगा है। खैर, तुझे कौन समझाए, तू और तेरी माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी सब ठीक करेंगी शरद। आज तक मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई है, तो भला मैं उनसे क्या मांगू। मैं तो उनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। शरद वहां से चला जाता है और कमल माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना में लीन हो जाता है। देखते ही देखते कमल बहुत अमीर इंसान बन जाता है और शरद कमल की तरक्की से उससे ईर्ष्या करने लगता है। इसलिए वो मंदिर से मूर्ति चुराने की सोचता है। एक दिन शरद रात के अंधेरे में कमल के घर में घुसकर उस जादुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति को जैसे ही उठाने की कोशिश करता है, वैसे ही भयंकर तूफान और वर्षा होने लगती है। शरद डर के मारे भागने लगता है। ओ बचाओ, और कोई है? अरे मुझे माफ कर दो। हे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच किया। अब मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो मुझे। शरद चिल्ला ही रहा होता है कि उस मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलती है और शरद वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन कमल हर सुबह की तरह अपने घर के मंदिर में जाता है और जो देखता है उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। कमल लक्ष्मी माँ की मूर्ति से कहता है, हे माँ, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, तेरी भरपूर सेवा की है, पर तूने उसके बदले मेरे दोस्त को अंधा बना दिया। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी पूजा में? हे माँ, तुझे मेरे दोस्त को ठीक करना होगा, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त। ऐसा कहकर जैसे ही कमल अपने घर से बाहर जाने वाला होता है, शरद रोते हुए उसे रोक कर कहता है, मुझे माफ कर दे दोस्त, तू मुझे इतना प्यार और सम्मान देता है। मैं तो धन्य हूँ मेरे भाई, और मेरा ये हाल मेरे लालच के कारण हुआ है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से मैं भी यहीं तेरे साथ बैठकर सबकी सेवा करूंगा। अब मैं खुद देवी माँ को मनाऊंगा और अपने हिस्से का पश्चाताप करूंगा। जय माँ लक्ष्मी। और उस दिन से दोनों मिलकर जादुई सोने की लक्ष्मी माँ की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।